एवरीवन। आज हम ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं। क्लास 10th की एनसीईआरटी ज्योग्राफी है ये, और आज हम चैप्टर 4 स्टार्ट करेंगे एग्रीकल्चर। देखिए, इंडिया जो है ये एक एग्रीकल्चरली इम्पॉर्टेंट कंट्री है, क्योंकि यहाँ पे 2/3 पॉपुलेशन जो है वो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में इंगेज है। ठीक है, एग्रीकल्चर जो है ये एक प्राइमरी एक्टिविटी होता है, क्योंकि इसमें हम क्या करते हैं, फूड प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, जिसे हम बाद में कंज्यूम करते हैं। फूड ग्रेन्स के अलावा हम कुछ इंडस्ट्रीज़ के लिए रॉ मटेरियल भी प्रोड्यूस करते हैं एग्रीकल्चर के थ्रू। और इसके अलावा कुछ ऐसे एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हैं जैसे टी है, कॉफ़ी है, स्पाइसेस हैं, इन्हें हम एक्सपोर्ट भी करते हैं। ठीक है, देखिए अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ फार्मिंग की, तो पहला टाइप्स हम देखेंगे प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। ठीक है, देखिए ये जो टाइप है इसमें क्या, ये एक हम ट्रेडिशनल तरीका कह सकते हैं कि ट्रेडिशनल तरीका है या फिर प्रिमिटिव तरीका है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि एक छोटा सा जो लैंड का पैच होता है उसके ऊपर फार्मिंग की जाती है, और प्रिमिटिव टूल्स जैसे कि डिगिंग स्टिक वगैरह का इस्तेमाल करके किया जाता है। कोई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल नहीं किया जाता, और लेबर के तौर पे या तो फैमिली मेम्बर ही इसके ऊपर काम करते हैं या फिर जो कम्युनिटी है वो मिलकर वहाँ पे काम करती है। ठीक है, इस तरह की जो फार्मिंग होती है वो इरिगेशन के लिए मानसून पे डिपेंड करती है, और जो नेचुरल फर्टिलिटी होती है सॉइल की उसके ऊपर डिपेंड करती है, क्योंकि हम फर्टिलाइजर्स इस्तेमाल नहीं कर रहे। एक ऑर्गेनिक तरीके से ही यहाँ पे सारा काम होता है, और जो इन्वायरमेंटल कंडीशंस होते हैं उसके ऊपर ही, उसकी सुटेबिलिटी के ऊपर ही क्रॉप डिपेंड होता है। ठीक है, जो क्रॉप ग्रोन किया जाता है वहाँ पे। तो ये एक प्रिमिटिव तरीका है, प्रिमिटिव तरीके से ही इसमें सारा काम किया जाता है, कोई नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। तो इसमें आता है आपका स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, भी आपका प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग में ही आता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें जो फार्मर्स होते हैं वो एक लैंड के पैच को साफ करते हैं, वहाँ पे आग जलाकर, वो वहाँ पे जो भी पेड़ पौधे होते हैं उसमें आग लगा दिया जाता है, और उस लैंड के पैच को क्या क्या किया जाता है, साफ कर दिया जाता है। उस आग से वो जल जाता है पूरा पेड़ पौधा, उसके बाद वो एरिया साफ हो जाता है। उसके बाद फिर वहाँ पे फार्मिंग की जाती है, और इसमें कोई फर्टिलाइजर्स वगैरह इस्तेमाल नहीं किया जाता है। सॉइल की जो अपनी नेचुरल फर्टिलिटी है उसके ऊपर ही डिपेंड करते हैं। अगर सॉइल की फर्टिलिटी ख़त्म हो जाती है या कम हो जाती है तो फिर उस लैंड को छोड़ करके दूसरा लैंड जो है फिर उसे उसे जला, उसके ऊपर जो भी वेजिटेशंस होते हैं उसको जलाकर, उसको साफ करके फिर वहाँ पे फार्मिंग शिफ्ट कर दिया जाता है। ठीक है, तो ताकि जो पुराना वाला लैंड था उसको हम वैसे ही छोड़ देते हैं, और उसमें नेचुरली फिर उसका जो फर्टिलिटी है वो फिर से गेन होता है, और वो फिर से तैयार हो जाता है कुछ सालों बाद ये एग्रीकल्चर के लिए। ठीक है, ये जो स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर होता है इसमें लैंड की प्रोडक्टिविटी जो है वो बहुत कम होती है, और क्योंकि यहाँ पे फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल नहीं किया जाता, मॉडर्न इनपुट्स का इस्तेमाल नहीं किया जाता, इसलिए यहाँ पे प्रोडक्टिविटी बस इतनी ही होती है कि जो वहाँ पे लोग काम कर रहे हैं उनकी फैमिली, बस उन्हें फीड किया जा सके। इससे कुछ मतलब सरप्लस नहीं बच पाता, क्योंकि इतना ज़्यादा प्रोडक्टिविटी वहाँ पे हो नहीं पाती है। देखिए, कंट्री के अलग अलग पार्ट्स में इसके अलग अलग नाम हैं। जैसे कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट की अगर बात करें, असम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड में इसे जूमिंग कहते हैं, ठीक है। और इस मतलब ये जो एग्रीकल्चर का टाइप है उसे, और स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर जो उसे, और मणिपुर में इसे पामलो कहते हैं। अगर हम छत्तीसगढ़ के बस्तर डिस्ट्रिक्ट की बात करें और अंडमान और निकोबार आइलैंड की बात करें तो वहाँ पे इसे दीपा कहते हैं। देखिए, ये जो स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर है इसको मैक्सिको में और सेंट्रल अमेरिका में इसका नाम है मिल्पा। ठीक है, वेनेजुएला में इसे कोनुको कहते हैं, ब्राज़ील में इसे रोका कहते हैं, सेंट्रल अफ्रीका मजूली, लद्दाख इन इंडोनेशिया और वियतनाम में इसे रे कहते हैं। और इंडिया की अगर बात करें तो बेवार या दहिया कहते हैं एमपी में, पोदू या पेंदा कहते हैं आंध्र प्रदेश में, पामादाबी और कुमान या फिर ब्रिंगा कहते हैं इसे उड़ीसा में, वेस्टर्न घाट में कुमारी, वॉलरे और वॉल्टरे साउथ ईस्टर्न राजस्थान में, हिमालयन बेल्ट में खिल, कुरुवा कहते हैं इसे झारखंड में, और यूमिंग कहते हैं इसे नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में। देखिए, ये जो नाम है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद कर लेना है, क्योंकि कई बार क्या होता है किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी ये नाम पूछ लिए जाते हैं। इनफैक्ट यूपीएससी तक भी ने भी पूछा हुआ है पहले, और अगर आप 10th के स्टूडेंट हैं तो भी आप इसको याद कर लेना, क्योंकि ये एग्जाम्स में आ सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग जो है ये एक दूसरा टाइप है फार्मिंग का। इस तरह की जो फार्मिंग है वो उन लैंड पे की जाती है जहाँ पे हाई पॉपुलेशन प्रेशर हो, क्योंकि ये एक लेबर इंटेंसिव फार्मिंग है और इसमें बायोकेमिकल इनपुट्स और इरिगेशंस के हाई डोजेस का इस्तेमाल किया जाता है ताकि प्रोडक्शन जो हो वो हायर हो। देखिए हमें पता है कि इंडिया में राइट ऑफ इनहेरिटेंस है। अगर किसी के पास ज़मीन है तो उनके बच्चों को वो ज़मीन मिलती है, उनके बाद तो उनके बच्चों में वो ज़मीन को बांटा जाता है। तो इससे क्या होता है कि लैंड की साइज़ जो है वो छोटी होती चली जा रही है और छोटी होने की वजह से वो अनइकोनॉमिकल हो जाती है। लेकिन फार्मर्स को आउटपुट तो ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए, क्योंकि चाहे वो लैंड कितनी भी छोटी क्यों ना हो, लेकिन आउटपुट तो ज़्यादा ही लोग चाहते हैं वो, क्योंकि देखिए ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ लाइवलीहुड नहीं है, इसलिए वो भी क्या करेंगे, वो भी उसी के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो इसके लिए इसकी वजह से क्या हुआ है ना कि जो एग्रीकल्चरल लैंड है उनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट क्रिएट करने के लिए। जो थर्ड टाइप है वो है कमर्शियल फार्मिंग। ठीक है, देखिए ये जो कमर्शियल फार्मिंग होता है ना, इसका मेन कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर हम बात करें तो वो है मॉडर्न इनपुट। मॉडर्न इनपुट का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है इसमें। इसमें जो सीड्स है वो भी हाई यील्डिंग वेराइटी की इस्तेमाल की जाती है। केमिकल फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल किया जाता है, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, इरिगेशन सिस्टम, सब हर एक मॉडर्न टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी हो सके। अगर हम एग्रीकल्चर के कमर्शियलाइजेशन की बात करें तो ये वेरी करता है रीजन टू रीजन, क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल अगर हम देखें तो हरियाणा और पंजाब में राइस जो है ये एक कमर्शियल क्रॉप है, लेकिन वही अगर हम उड़ीसा में देखें तो राइस एक सब्सिस्टेंस क्रॉप है। देखिए प्लांटेशन जो है ये भी एक कमर्शियल फार्मिंग का टाइप है। प्लांटेशन में क्या होता है कि आप एक बड़े से एरिया में किसी सिंगल क्रॉप को उगाते हैं। ठीक है, जनरली ये जो प्रोड्यूस होते हैं ये किसी भी इंडस्ट्रीज़ के लिए रॉ मटेरियल की तरह काम करते हैं। इंडिया की बात की जाए तो इंडिया में टी, कॉफ़ी, रबर, शुगर केन, बनाना, ये सब एक इम्पॉर्टेंट प्लांटेशन क्रॉप है। असम में टी, नॉर्थ बंगाल में कॉफ़ी, असम और नॉर्थ बंगाल में टी और कर्नाटका में कॉफ़ी जो है एक इम्पॉर्टेंट प्लांटेशन क्रॉप्स हैं इन स्टेट्स के लिए। और देखिए ये जो प्रोडक्शन है ये जनरली इंडस्ट्रीज़ के रॉ मटेरियल के लिए किया जाता है, इसलिए वहाँ पे यहाँ जहाँ पे ये प्रोडक्शन हो रहा है वहाँ पे एक अच्छे से वेल डेवलप्ड नेटवर्क होता है ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन का, ताकि जो कनेक्शन है वो बिल्ड किया जा सके प्लांटेशन एरिया का इंडस्ट्रीज और मार्केट के साथ। ठीक है, देखिए जो प्लांटेशन है वो उसमें प्रोडक्शन किया जाता है किसी भी इंडस्ट्रीज़ की, किसी भी कंपनीज़ की रॉ मटेरियल के लिए। ठीक है, तो हमें जो एग्रीकल्चर लैंड है जहाँ प्लांटेशन हो रहा है वहाँ से जो प्रोड्यूस है उसको हमें इंडस्ट्री तक पहुंचाना है और इंडस्ट्री से जब उसका प्रोसेसिंग हो जाएगा, कुछ चीज़ें बन जाएंगी तो उसे हमें मार्केट तक पहुंचाना है। इसलिए हमें एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम और एक कम्युनिकेशन सिस्टम जो इन प्लांटेशन ग्राउंड, इंडस्ट्रीज और मार्केट को कनेक्ट कर सके उसकी ज़रूरत होती है। ठीक है, तो आपको जहाँ पे प्लांटेशन ग्राउंड होगा, जहाँ पे एग्रीकल्चर हो रहा है, जहाँ प्लांटेशन टाइप की एग्रीकल्चर हो रही है, वहाँ पे आपको ये पूरा नेटवर्क, वेल डेवलप्ड नेटवर्क जो है वो देखने को मिलेगा। देखिए क्रॉपिंग पैटर्न की अगर बात की जाए तो इंडिया में 3 क्रॉपिंग सीजन है, राबी, खरीफ और जायद। ठीक है, जो राबी क्रॉप्स होते हैं इन्हें विंटर में लगाया जाता है, जनरली अक्टूबर से दिसंबर के बीच में इन्हें लगा दिया जाता है और इनकी हार्वेस्टिंग जो है वो समर में होती है, अप्रैल टू जून के बीच में। ठीक है, अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट राबी क्रॉप्स की बात करें तो उनमें आते हैं वीट, बार्ले, पीस, ग्राम और मस्टर्ड। सिंस पूरे मतलब ऑल ओवर इंडिया में राबी क्रॉप्स लगाए जाते हैं, लेकिन जो नॉर्थ और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है वो ज़्यादा, वहाँ पे ज़्यादा प्रिवलेंट है ये। जैसे कि पंजाब है, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तरांचल, यूपी, ये इम्पॉर्टेंट हब है राबी क्रॉप्स के लिए। यहाँ पे वीट और दूसरे राबी क्रॉप्स जो हैं उनका प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या होता है ना कि विंटर के महीने में वेस्टर्न टेम्परेट साइक्लोन्स की वजह से बारिश होती है, जिसकी वजह से इन क्रॉप्स में हमें सक्सेस देखने को मिलता है। ठीक है, हालांकि पंजाब और हरियाणा और वेस्टर्न यूपी या राजस्थान के कुछ हिस्सों में ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद भी ग्रीन रिवॉल्यूशन के सक्सेस होने की वजह से भी ये इन क्रॉप्स की ग्रोथ को बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिला है और ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है इन क्रॉप्स के सक्सेस के लिए इन स्टेट्स में। खरीफ क्रॉप की अगर बात की जाए
तो इन्हें लगाया जाता है ऑन जब मानसून आने वाला होता है, मानसून के ऑनसेट पे लगाया जाता है। और ये भी कंट्री के हर एक डिफरेंट पार्ट्स में खरीफ क्रॉप्स उगाए जाते हैं, और इनकी हार्वेस्टिंग जो है वो आपको सितंबर अक्टूबर में होती है। इनमें जो इम्पोर्टेंट क्रॉप्स है वो है पैडी, मेज़, ज्वार, बाजरा, तूर जिसे अरहर भी कहते हैं, मूंग, उड़द, कॉटन, जूट, ग्राउंडनट एंड सोयाबीन। ठीक है, कुछ इम्पॉर्टेंट राइस ग्रोइंग रीजन की अगर बात की जाए तो उसमें आते हैं आपको आसाम, वेस्ट बंगाल, कोस्टल रीजन ऑफ उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल एंड महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में पर्टिकुलरली आपका कोंकण वाला जो कोंकण कोस्ट है, और फिर यूपी है, बिहार है। ठीक है, तो ये इन सब जगहों पे आपको राइस का जो राइस की खेती जो है वो आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी। और रिसेंटली अगर बात की जाए तो पंजाब और हरियाणा में भी पैडी कल्टीवेशन जो है ये एक इम्पॉर्टेंट क्रॉप बन गया है। अगर हम असम, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा की बात करें तो यहाँ पे पूरे साल में 3 क्रॉप्स लगाए जाते हैं पैडी के, जिन्हें ओस, अमन और बोरो कहते हैं। देखिए ये जो नाम है ना कि जैसे कि राबी और खरीफ क्रॉप्स कौन कौन से हैं, कौन कौन से स्टेट में पाए जाते हैं। अब फिर ये जो नाम है कि 3 क्रॉप्स के जो नाम है ये ओस, अमन, बोरो, ये सारे नाम आप याद कर लेंगे क्योंकि ये सारे नाम आपसे एग्जाम्स में पूछे जाएंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए राबी और खरीफ सीजन के बीच में एक छोटा सा सीज़न होता है समर के महीने में ही, गर्मियों में ही वो होता है जायद का सीज़न। ठीक है, इसमें जो जायद के इम्पॉर्टेंट क्रॉप्स हैं वो हैं आपके वाटरमेलन, मस्क मेलन, ककम्बर है, और कुछ वेजिटेबल्स और फोडर क्रॉप्स हैं। ठीक है, फिर शुगर केन भी आता है, लेकिन शुगर केन जो है वो ऑलमोस्ट पूरा साल ले लेता है ग्रो करने के लिए। ठीक है, अब हम कुछ मेजर क्रॉप्स की बात करेंगे। इंडिया में जो मेजर क्रॉप्स उगाए जाते हैं उनमें हैं राइस, वीट, मिलेट, पल्सेस, टी, कॉफ़ी, शुगर केन, ऑयल सीड्स, कॉटन एंड जूट और एक्सेट्रा। तो हम इन सारे क्रॉप्स के जो क्लाइमेटिकल कंडीशंस इनके लिए ज़रूरी होती है और जो भी इनके ज़रूरी चीज़ें होती हैं इनको उगाने के लिए, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। ठीक है, अगर हम राइस की बात करें तो ये एक स्टेपल फूड क्रॉप है इंडिया में मेजॉरिटी ऑफ पीपल के लिए, और हमारा कंट्री जो है ये सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है राइस का वर्ल्ड में आफ्टर चाइना। चाइना फर्स्ट है और सेकेंड क्या है, हमारा देश है भारत। ठीक है, ये एक खरीफ क्रॉप है जो जिसको हाई टेम्परेचर की ज़रूरत होती है। अबव 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होनी चाहिए जहाँ पे आप इसको उगा रहे हैं। ह्यूमिडिटी ज़्यादा होनी चाहिए। एनुअल रेनफॉल 100 सेंटीमीटर तक होनी चाहिए, और इन एरियाज़ में जिन एरियाज़ में लेस रेनफॉल है वहाँ पे इरिगेशन की मदद से राइस को उगाया जाता है। देखिए राइस जो है इंडिया में नॉर्दर्न प्लेन्स जो है या फिर नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया है या फिर कोस्टल एरियाज और डेल्टेइक रीजन्स जो है यहाँ पे ज़्यादा उगाए जाते हैं। ठीक है, जो एक डेंस नेटवर्क है केनाल का, इरिगेशन सिस्टम का, उनकी मदद से हम जो है राइस को अब लेस रेनफॉल एरियाज़ में भी उगा रहे हैं, जैसे कि पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी या पार्ट्स ऑफ राजस्थान है। वहाँ पे इन इरिगेशन और ट्यूबवेल की सिस्टम की वजह से, केनाल इरिगेशन और ट्यूबवेल सिस्टम्स का जो नेटवर्क है उसकी हेल्प से हम अब राइस कल्टीवेशन कर पाते हैं। ठीक है, वीट की अगर हम बात करें तो ये एक सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेरेल क्रॉप है इंडिया के लिए। ठीक है, देखिए ये जो है वीट ये मेन फूड क्रॉप है आपका नॉर्थ और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री के लिए। ठीक है, ये एक राबी क्रॉप है। वीट जो है एक राबी क्रॉप है और इसे कूल ग्रोइंग सीजन की ज़रूरत होती है, लेकिन जब ये पकता है, जब इसकी राइपनिंग की टाइम आती है तो वहाँ उस टाइम पे इसे ब्राइट सनशाइन चाहिए होता है। इसे 50 to 75 सेंटीमीटर ऑफ एनुअल रेनफॉल की ज़रूरत होती है। दो इम्पॉर्टेंट वीट ग्रोइंग जोन्स हैं इंडिया में। एक है आपका गंगा सतलुज प्लेन नॉर्थ वेस्ट में, और ब्लैक सॉइल रीजन है डेक्कन में। ठीक है, जो मेजर वीट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं इंडिया के वो पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार, राजस्थान और एमपी के कुछ पार्ट्स हैं। देखिए अब अगर मिलेट्स की बात की जाए तो इंडिया में जो इम्पोर्टेंट मिलेट्स उगाए जाते हैं वो है आपके ज्वार, बाजरा और रागी। ठीक है, सिंस ये कोर्स ग्रेन्स हैं लेकिन इनमें न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा होती है। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें तो रागी जो है उसमें आयरन, कैल्शियम और कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और रफेज जो है ये बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं।
जवार जो है ये थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट फूड क्रॉप्स है अगर हम एरिया और प्रोडक्शन के रिस्पेक्ट में बात करें तो। ये एक रेन फेड क्रॉप है, मोस्टली इसे मॉइस्ट एरियाज में उगाया जाता है जहाँ पे हार्डली किसी इरिगेशन की ज़रूरत हो। महाराष्ट्र जो है ये लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है जवार प्रोडक्शन के लिए, और इसके बाद आता है आपका कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश। बाजरा की बात की जाए तो बाजरा जो है ये सैंडी सॉइल्स और शैलो ब्लैक सॉइल में अच्छे से उगाया जा सकता है। राजस्थान लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है बाजरा प्रोडक्शन के लिए। उसके बाद आता है आपका यूपी, महाराष्ट्र, गुजरात और हरियाणा। रागी जो है ये एक ड्राई क्रॉप है, ड्राई रीजन्स में इन्हें उगाया जाता है, और ये रेड, ब्लैक, सैंडी, लोमी और शैलो ब्लैक सॉइल्स में आराम से इन्हें ग्रो किया जा सकता है। कर्नाटका जो है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है रागी प्रोडक्शन के लिए। उसके बाद आता है आपका तमिलनाडु। इनके अलावा कुछ स्टेट्स जैसे कि हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल, सिक्किम, झारखंड, अरुणाचल प्रदेश, ये सब भी इम्पॉर्टेंट स्टेट हैं रागी प्रोडक्शन के लिए। ठीक है। मेज़ जो है, मेज़ आपको एक फूड और फोडर दोनों के लिए इस क्रॉप का इस्तेमाल किया जाता है। ये एक खरीफ क्रॉप है जिसको 21 डिग्री सेल्सियस टू 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की ज़रूरत होती है, और ये ओल्ड एल्यूवियल सॉइल्स में अच्छे से उगाए जाते हैं। अगर हम स्टेट्स की बात करें जहाँ इन्हें उगाया जाता है तो उनमें आते हैं आपको बिहार। बिहार जो है वो वहाँ पे मेज जो है वो राबी सीज़न में भी आपको उगाया जाता है, और कुछ मॉडर्न इनपुट्स जैसे कि HYV सीड्स हैं, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, फर्टिलाइजर्स, इरिगेशन, इनके कंट्रीब्यूशन से मेज का प्रोडक्शन जो है वो और भी बढ़ा है। मेजर मेज प्रोड्यूसिंग स्टेट्स जो हैं वो आपको कर्नाटक, यूपी, बिहार, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश हैं। ठीक है। देखिए, अगर पल्सेस की बात की जाए तो इंडिया जो है ये लार्जेस्ट प्रोड्यूसर और कंज्यूमर है पल्सेस का वर्ल्ड में। ठीक है, हम सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस भी करते हैं और सबसे ज़्यादा कंज्यूम भी करते हैं। देखिए, क्योंकि ये जो है ना एक मेजर सोर्स ऑफ प्रोटीन है वेजिटेरियन डाइट में, इसलिए भी इसका इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है। और मेजर पल्सेस जो इंडिया में उगाए जाते हैं उनमें आपको आते हैं तूर, उड़द, मूंग, मसूर, पीज एंड ग्राम्स। कुछ पल्सेस जो होते हैं वो मतलब कुछ वेराइटीज़ जो होते हैं वो आपको खरीफ सीज़न में उगाए जाते हैं, और कुछ जो है वो राबी सीज़न में भी उगाए जाते हैं। ठीक है। पल्सेस जो होते हैं इन्हें लेस मॉइस्चर की ज़रूरत होती है और ये ड्राई कंडीशंस में भी सर्वाइव कर जाते हैं। ये लेग्यूमिनस क्रॉप्स होते हैं। लेग्यूमिनस क्रॉप्स का काम क्या होता है, ये ना एयर से नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं सॉइल में, और इस तरह से ये सॉइल की फर्टिलिटी को रीस्टोर करते हैं। ठीक है। एक्सेप्ट अरहर। अरहर जो है वो लेग्यूमिनस क्रॉप नहीं है। उसके अलावा जितने भी पल्सेस हैं वो लेग्यूमिनस क्रॉप्स हैं। ठीक है। अब सिंस ये लेग्यूमिनस क्रॉप्स हैं इसीलिए इन्हें जनरली रोटेशन किसी भी क्रॉप्स के रोटेशन में इन्हें उगाया जाता है। मतलब कि जैसे मान लीजिए कि कोई ऐसा क्रॉप आपने उगाया जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा नाइट्रोजन का इस्तेमाल हुआ सॉइल से, तो उसके बाद आप क्या कर सकते हो, पल्सेज उसी सॉइल पे पल्सेज उगा लो, तो ताकि जो नाइट्रोजन है उसमें फिक्स हो सके और सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो फिर से रीस्टोर हो पाए। क्लियर है। जो मेजर पल्स प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं इंडिया में वो है मध्य प्रदेश, यूपी, राजस्थान, महाराष्ट्र और कर्नाटका। ठीक है। सो आई होप कि आपको सब कुछ अच्छे से क्लियर हुआ। देखिए, इसमें समझना तो ज़्यादा कुछ नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा ये फैक्चुअल है, आपको अच्छे से रटना पड़ेगा, इसको अच्छे से याद करना पड़ेगा, मगअप करने पड़ेंगे फैक्ट्स को आपको। ठीक है। लेकिन फिर भी कुछ डाउट्स हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, या फिर मुझसे डायरेक्टली जुड़ सकते हो इंस्टाग्राम या ट्विटर पे। आपको लिंक जो है वो चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो बाकी बचा है इस चैप्टर में वो हम अगले पार्ट में कवर करेंगे। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।